हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम आज एवरेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 से 2 सवाल हर साल हमें एवरेज टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। मैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करूंगा आज के सेशन के अंदर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड एवरेज। देखो, जब हम बात करते हैं ना एवरेज की, एवरेज का अर्थ होता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। क्या मतलब सर इस चीज का? ये तो बहुत ही टेक्निकल वर्ड आपने यूज कर दिया। नहीं, टेक्निकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डोंट वरी, मैं अभी समझा दूंगा। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं। मान लो 7, 13, 21, 4, 9, 18, ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं। मैं आपको अगर ये बात बोलूं कि यार मुझे ना कोई ऐसा नंबर बताओ जो कहीं ना कहीं इन सभी को एक तरह से इनका सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो, यानी कि एक ऐसा नंबर मैं डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जो इन सभी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। आप लोगों ने कई बार ना, जैसे बॉडी का मास कई बार देखा होगा कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मास होता है, तो उसको हम अगर सिंगल नंबर से डोनेट करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा दरअसल में एवरेज बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हीं नंबर्स का मुझे एवरेज लेना हो तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इन 6 के 6 नंबर्स को 7, 13, 21, 4, 9 और 18 इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, सबको ऐड कर दिया मैंने 6 नंबर्स को, और नीचे मैंने इनको 6 से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि ऊपर समझना, ऊपर क्या किया मैंने, सब का सम ले लिया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या ले लिया, नीचे में कितने टोटल नंबर हैं वो ले लिया मैंने। यानी कि न्यूमरेटर में आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिनोमिनेटर में आ गया मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब मैं ये वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो क्या बनेगा, आप देख पाओगे 20, 41, 45, 54, 18, 72/6, ये बन जाएगा 12। ये 12 क्या आया? आप बोलोगे सर ये 12 और कुछ नहीं बल्कि ये 12 क्या है, ये 12 है एवरेज। तो मैं जो बात कर रहा था ना, इन सारे नंबर्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का, अगर मुझे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी निकालनी हो, उसी को मैं एवरेज बोल देता हूं। कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। सारी क्वांटिटीज का सम कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज है कितनी। जैसे इस केस में किया, हमारे पास 6 नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी या 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, तो उन सबको जोड़ कर दिया, उनको ऐड कर दिया, एंड डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो जो चीज आएगी वो आएगी मेरी ऑब्जर्वेशन। सर और कोई एग्जांपल? बिल्कुल, देखो आजकल आईपीएल भी चल रहा है, ठीक है। लेट्स से जैसे अभी तक 3 मैच हो गए हैं, ठीक है ना। मान लो विराट कोहली ने 3 मैचेस के अंदर कुछ रन बनाए। मान लो एक मैच में 80 बनाए, ठीक है ना। एक मैच में मान लो 10 रन बनाए, एक मैच में मान लो 40 रन बनाए। अगर मैं पूछता हूं कि विराट कोहली की एवरेज क्या है, तो आप बड़े आराम से सर कह दोगे, सर तीनों को ऐड कर देते हैं, 80 + 10 + 40। फिर क्या करेंगे, नीचे इनको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे सर 3 से। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 तीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। कितना बनेगा? ये बनेगा 130/3, और वो आपका 43.33 बन जाएगा। यानी कि इतनी एवरेज चल रही है आपके विराट कोहली की। गेटिंग इट? अब कई बार बच्चों को और कंफ्यूजन होती है कि सर मान लो एक मैच में विराट कोहली ने 0 रन बनाया, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं। मान लो विराट कोहली ने एक किसी मैच में 0 रन बना दिया, तो उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? द आंसर इज, फिर यहां पर हम 0 ऐड कर देंगे, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 3 नहीं रहेंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो जाएंगी। तो यानी कि आंसर क्या बनेगा, 130/4, और वो आपका आ जाएगा 32.5। गेटिंग इट? काफी बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, उनको लगता है सर 0 इसको क्यों ऐड करना, या फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्यों ऐड करना। नहीं करना है वो चीज भी, क्योंकि 0 भी तो वो खेले ही है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो भी काउंट करेंगे अगर वो 0 भी है। फॉर एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझना है इस मुद्दे को। मान लो एक आपकी फैमिली है, ठीक है ना। क्या है? जैसे आपकी फैमिली होती है। अब फैमिली में मान लो आपकी फैमिली में जैसे 5 लोग हैं, या ठीक है ना, मान लो 5 लोगों की फैमिली है। अब इसमें हो सकता है आपके पापा कमाते हो 50,000 रुपए, आपके मम्मी कमाते हो 40,000 रुपए, आपके जो बड़े भाई हैं वो कमाते होंगे 20,000 रुपए, आपकी जो बहन है वो कमाती होंगी 10,000, और आप कुछ भी नहीं कमाते।
तो ऐसे केस में अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है, तो क्या करेंगे, इन सभी पांचों को सम, यानी कि 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 और डिवाइड करेंगे पांचों के पांचों से। ठीक है ना, भले ही आप नहीं कमाते पर आप फैमिली का हिस्सा तो हो, तो आप भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर आओगे, तो डिवाइड बाय 5 ही होगा। तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये बनेगा 120/5 जो कि आपका आ जाएगा 24,000 रुपए इज द एवरेज। तो इस तरह से सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आप लोगे, उनका सम कर दोगे, उनको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो जो आपका आंसर बनेगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से हो जाएंगे, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला से। ठीक है, एक दो चीजें छोटी छोटी आपको और पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ना कुछ टर्म्स आपको लिख के देता हूं, जैसे 4, 8, 10, 2, 9, 15। ठीक है, और मैं आपसे ना इसकी एवरेज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि एवरेज कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखना, एवरेज जो होती है ना, इस पर्टिकुलर टर्म्स में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है 2। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 15। तो कोई भी आपकी जब भी सीक्वेंस होती है ना, तो ध्यान रखना आपकी उस सीक्वेंस की जो भी एवरेज आएगी वो मिनिमम से ज्यादा होगी एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमम से हमेशा कम होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं एवरेज की, एवरेज क्या है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो आप नोटिस करो, क्या किसी चीज की एवरेज उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। एंड एट द सेम टाइम किसी भी सीक्वेंस की क्या जो एवरेज होती है वो मिनिमम वैल्यू से छोटी हो सकती है? सर वो भी नहीं हो सकती। यानी कि आपकी एवरेज ना वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द टर्म्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म्स के बीच में ही कोई ना कोई नंबर होती है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, एक छोटा सा और आप समझो यहां पे। अगर मान लो कोई टर्म्स थी, लेट्स से 2, 9, 5, 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मान लो 1। ये 5 टर्म्स थी। ठीक है, जब मैं इनकी एवरेज निकाल रहा हूं तो नोटिस करना, इनकी एवरेज आपकी आती है, इनको ऐड करो, 11, 16, 19, 20, इनकी एवरेज आ जाएगी 20/5। तो इनकी एवरेज आती है 4। कुछ प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं। अगर मान लो मैंने इन सभी टर्म्स के अंदर क्या कर दिया, सभी टर्म्स के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर दी, मान लो मैंने इसके अंदर +2 कर दिया, इसके अंदर भी +2, इसके अंदर भी +2, इसके अंदर भी +2। पांचों टर्म्स के अंदर जब +2 ऐड करूंगा, सेम नंबर पांचों टर्म्स के अंदर ऐड करूंगा, तो ये बन जाएगा 4, ये बनेगा 11, ये बनेगा 7, ये बनेगा 5, ये बनेगा 3। इनको एक बार सॉल्व करना, ये बन जाएगा आपका 30, सम आ जाएगा 30, 30/5, इनकी एवरेज आ जाएगी 6। तो मैं कहना पता क्या चाह रहा हूं, जब आप सीक्वेंस के सारे नंबर्स में सेम चीज को ऐड करते हो, तो जो आपकी नई एवरेज आती है ना, वो भी उसी नंबर से ऐड हो जाएगी। अगर मैं सारे नंबर्स के अंदर +2 मैंने किया, तो जो नई एवरेज बनेगी ना, वो पुरानी एवरेज के अंदर आप +2 कर दोगे, वही सेम चीज बनेगी। तो इसी को बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज। अगर आप सेम नंबर सारी की सारी टर्म्स के अंदर ऐड कर देते हो, तो उससे एवरेज के अंदर क्या चेंज आता है, एवरेज भी उतना ही नंबर से ऐड हो जाती है। इन अ सिमिलर वे ये चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। अगर आपकी कोई सीक्वेंस थी, आपने उस सीक्वेंस में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो नई एवरेज आएगी उसमें से भी वही नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। दिस इज द ऑपरेशन ऑन आपका सब्ट्रैक्शन। इन अ सिमिलर वे क्या ये चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है? ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए आपके कुछ 3 टर्म्स मानते हैं, 5, 3 और 8। अब जब इनका मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए 7 ले लीजिए। मान लीजिए 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स का मैंने एवरेज निकाला, तो मैंने नोटिस किया इनका सम है 15, 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज इसकी 5 आती है। अगर मान लो मैंने इन सब को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैं तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा आपका नया नंबर 15, ये बनेगा 9, ये बनेगा 21। इनका जरा सम ऐड करो, आप बोलोगे सर ये आएगा 45/3 और वो आपका आ जाएगा 15। तो दरअसल में ना यहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये चीज बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। जब भी आप किसी नंबर्स, जो जितना भी सीक्वेंस है, उनके अंदर सेम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टेंट आता है
उनकी जो एवरेज निकलेगी वो उस पर्टिकुलर प्रीवियस एवरेज का भी मल्टीप्लिकेशन ही हमें देखने को मिल जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसके माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताओ, यहां पूछा है एवरेज नंबर ऑफ पेन्स विद द 3 पीपल is 40. If all of them purchased 4 pens more, what will be the average number of pens with them now? देखो, उसने कहा है कि पुरानी एवरेज थी 40। अब क्या हुआ है, अब सबने, अंकित ने भी, अर्पित ने भी, आकाश ने भी, सबने 4-4 पेन ज्यादा ले लिए हैं। तो क्या आएगा, नई एवरेज क्या आएगी? आप बोलोगे सर सबने 4 ऐड हुए ना, तो हम पुरानी एवरेज के बीच में भी 4 ऐड कर देंगे, तो एक्चुअली हमारी एवरेज डायरेक्टली आ जाएगी 44। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पे पहले एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, फिर पुरानी एवरेज या पुराना सम निकालेंगे, उसमें नए सम को जोड़ेंगे। कर सकते हो ऐसे भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर, पर आप नोटिस करो उससे कहीं ना कहीं आपका आंसर बहुत लंबा बन जाएगा, आपका कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। पर अगर आप डायरेक्टली, आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को आप एड ऑन करते हो सब के सब एलिमेंट्स के अंदर, तो नई एवरेज पुरानी एवरेज के अंदर वही सम ऐड हो जाता है। आओ चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर देखो, अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट, व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 3 टेस्ट? देखो, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं सबसे इजी आपको बताता हूं। आप लोगों को कभी भी ना एवरेज के अंदर ये फॉर्मूला भूलना ही नहीं है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अब अगर हम बात करें पहले 3 टेस्ट की, तो उसने हमें लिख दिया क्या, पहले 3 टेस्ट में उसका एवरेज था, क्या था एवरेज? उसका एवरेज था n। तो इसको फुल करो, एवरेज उसने बोल दिया एवरेज है n, सम हमें पता नहीं है, और नंबर कितना है पहले 3 टेस्ट, तो उसमें n बन जाएगा, मतलब नंबर बन जाएगा 3। तो सम क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा 3n। ये तो था पहले जो सम हुआ करता था। अब उसने क्या बोला, इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट, यानी कि 4th टेस्ट के अंदर पता कितना स्कोर किया उसने, T4 क्या होगा आपका 4th टेस्ट? कह रहा है पहले एवरेज स्कोर, पहले एवरेज स्कोर कितना था n, उसको कितना एक्सीड कर लिया? उसको एक्सीड कर लिया 20 ज्यादा, तो 4th टेस्ट में उसका स्कोर था n+20। अब पूछ रहा है नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू न्यू सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है सर? 4, 3 पहली थी, चौथा भी टेस्ट आया। नया सम क्या होगा? आप बोलो सर 3n तो ऑलरेडी था, 3n तो ऑलरेडी था, उसमें एक और ऐड हो गया n+20 डिवाइड बाय 4, तो कितना बना? ये बना 4n+20 बाय 4, तो वो बन जाएगा आपका n+5। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस वजह से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, n+5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करो, जैसे यूपीएससी ने 2022 में हमसे क्वेश्चन पूछा था। यहां कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40 kgs, एवरेज वेट ऑफ बीडी इज 42 kgs एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 6? ट्राई करते हैं। देखो, हमें तो एक ही चीज पता है सर, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, है ना, यही तो हमें फॉर्मूला पता है बिल्कुल। अब इसमें देखो, पहले उसने क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ एबीसी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये हो गया सम इन तीनों का। नंबर कितना है सर? 40। तो क्या मेरी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 40 इंटू 3, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आ गया आपका 120। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। आगे उसने दे रखा है एवरेज वेट ऑफ बी डी एंड ई, यानी कि b प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय 3, फिर से यही वाला फॉर्मूला, इनका सम बी डी ई का, वो कितना दे रखा है 42। तो b प्लस डी प्लस ई कितना आ जाएगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 42 इंटू 3, ये बन जाएगा 126। कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पहली चीज गिवन है, ये सेकंड चीज। अब एक चीज उसने मुझसे क्या पूछी है, उसने पूछी है इन 6 के 6 का क्या आपका एवरेज आएगा। अब 6 का कैसे निकालेंगे सर? अरे 6 का भी उसी तरह से निकल जाएगा। क्या आएगी 6 की एवरेज? 6 की एवरेज आएगी सर, 6 की एवरेज आएगी सभी 6 का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड बाय कितने? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है आपके 6। बस इतना ही तो करना है। अब आप मुझे एक चीज बोलोगे कि सर
हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो है, तो यानी कि इतनी वैल्यू तो है हमारे पास, सही बात है, पर इनकी वैल्यू नहीं है, d प्लस ई प्लस एफ की नहीं है। पर आप बोलोगे सर d प्लस ई की है, b की वैल्यू नहीं है यहां पे, समझ रहे हो? हमारे पास हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये d प्लस ई प्लस एफ, पर हमें पास है क्या b प्लस डी प्लस ई। तो कैसे करेंगे, क्या कैनॉट बी डिटरमिन्ड आएगा? नहीं, आप पढ़ो ना, एक स्टेटमेंट और भी है, वेट ऑफ f इज इक्वल टू दैट ऑफ b, यानी कि f और b का वेट बराबर है। तो मुझे बताओ, अगर f और b बराबर है, अगर क्या है, f और b अगर बराबर हैं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि इस b की जगह मैं f डाल दूं? लिखा है ना उसने कि वेट ऑफ f इज इक्वल टू b, तो अगर मैं b की जगह f डाल दूंगा, क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। और नोटिस करो, हमें क्या चाहिए था, d प्लस ई प्लस एफ, वो तो लिखा हुआ है d प्लस ई प्लस एफ। तो बस हो गया क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर, 120। d प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी है, वो है 126, डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करो, ये कितना बना 246/6, और वो आपका बन गया कितना 41। बस अगर आपने ये स्टेटमेंट ना पढ़ी होती ना, तब आप इस क्वेश्चन को ना कर पाते। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 41 kgs। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी विद रिगार्ड्स टू एवरेज। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि इनको हम कैसे करते हैं, राइट? इनफैक्ट ना कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस शीट के अंदर मैंने ऐड किए हुए हैं, स्लाइड्स के अंदर ही, वो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे स्कैन करके, अदरवाइज आप अपने टेलीग्राम पे डाल के वहां पर इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मिडल नंबर कॉन्सेप्ट। क्या है इस चीज का अर्थ, मिडल नंबर कॉन्सेप्ट का? देखिए, आप लोग ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते होंगे। क्या समझते होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होता है जिसमें ना कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें पता क्या है, जो टर्म्स हैं उनमें फर्क कितने कितने का है? आप बोलोगे सर दो दो का, दो दो ऐड करते रहो आगे आगे, एंड अकॉर्डिंगली अगला अगला नंबर आपको मिलता रहेगा। ऐसी चीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखना, जब भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, उसके अंदर एवरेज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे तो दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझाता हूं कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका डेफिनेटली ये है कि आप सबको ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये टर्म्स दिख रही है 5, एक तो आप बोलोगे सर हम पांचों को ऐड कर देते हैं, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तब हमारा आ जाएगा। कर लो, 2 + 4 6, 12 20 30, तो ये बनेगा सम बनेगा 30, और टर्म्स है 5, तो ये बन जाएगा इसका एवरेज आ जाएगा 6, राइट? ये तो मैंने किया ट्रेडिशनल तरीके से, पर नाम देखो कॉन्सेप्ट का क्या है, मिडल नंबर कॉन्सेप्ट। क्या मतलब होगा इस चीज का? जब भी आपका ऐसे ना एपी है आपके सामने और उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देखने को मिलती हैं, क्या दिखती है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो वहां पर जो मिडल टर्म होगी, क्या होगी सर? मिडल टर्म जो होगी, वो मिडल टर्म ही आपकी एवरेज है। और आपके सामने देख भी लिया आपने, हमने अभी निकाला उसका एवरेज। तो इस तरह से ना जब भी आपका एपी होता है उस केस के अंदर, और आपकी टर्म्स भी ऑड है, तो वहां पर आपको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली बोलोगे सर बीच वाली टर्म जो आएगी ना वही उसकी एवरेज है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे कि सर ये तो तब ट्रू है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। बिल्कुल सही बात है। मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट्स से 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इसका अगर एवरेज निकालना हो, इसका भी मैं आपको बता देता हूं। एवरेज देखो, एक तो पहले ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं, एवरेज सम अपॉन नंबर। इन सबको ऐड करोगे, आप रियलाइज करोगे इसका आंसर आएगा, सम आ जाएगा 42, और 6 टर्म्स है तो एवरेज आएगी 7। तो ऐसे केस में पता क्या होता है? ऐसे केस में या तो आप ऐसा कर लो, क्योंकि देखो यहां पर तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जो आपके बीच के दो है ना, ये आप बता नहीं ना पाओगे मिडिल टर्म कौन सी है, आप इनके बीच में बोलोगे। तो 6 और 8 का आप देख लो, 6 + 8 14/2, वो भी आपका 7 ही आएगा। या तो आपने वैसे देख लिया कि इन दोनों के बीच का जो हुआ, या फिर ना एक जनरलाइज फॉर्मूला पता क्या होता है, जब भी आपकी एपी होती है उस केस में आप एवरेज निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल इस वाली एपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे सर 2, लास्ट टर्म क्या है, वो है आपकी 12, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14/2 यानी कि 7।
ये वाला फॉर्मूला हमेशा हमेशा एप्लीकेबल है अगर आपकी एपी होती है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। पिछले वाले में भी करके बता देता हूं, जैसे ये वाली एपी थी, इसका एवरेज निकालना हो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। फर्स्ट है आपका टर्म 2, लास्ट टर्म है 10, इसको सॉल्व करोगे आपका एवरेज आएगा 6। क्या ये बात समझ आई? एक तो हमें पता है एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, वो हम करना जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एवरेज जब एपी होती है तब कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। एंड उसके साथ ही साथ अगर वो एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसके अंदर, तो आपकी उस टर्मिनोलॉजीज का मतलब उसकी पूरी सीक्वेंस का जो मिडल टर्म होता है ना, दैट इज योर एवरेज। ये तीन चीजें अगर पता होंगी, कभी भी मिडल नंबर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है सर, ये थ्योरी तो समझ आ गई। अब एक दो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करवा दो तो हमें थोड़ी और कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल करवा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, ध्यान से पढ़ना और सोचना कैसे करेंगे। यहां कह रहा है 7 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब मुझे बताओ कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्टिव मतलब जो साथ साथ होते हैं, तो ये एपी है, ठीक है ना, आपको आइडिया लगना चाहिए। कंसेक्टिव जैसे मान लो 2 3 4, ये कंसेक्टिव नंबर है, एक के बाद एक आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्वियसली 2 3 4 क्या है, वो भी सर एपी है। तो इस तरह से इसने बोल दिया कि 7 ऐसे नंबर्स हैं जो साथ साथ हैं, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, ठीक है, तो वो एपी में होंगे बिल्कुल। अब वो एक चीज कह रहा है, इफ 45 इज द मीन, मीन भी एवरेज ही होता है, ठीक है, एवरेज को ही आप मीन कहते हैं। इफ 45 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 सच नंबर्स। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 7 नंबर्स हैं, मान लो T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7, ठीक है ना। अगर ये कुछ x है तो x+1 x+2 x+3 इस तरह से ये टर्म्स है, क्योंकि एक एक ज्यादा है उससे। अब उसने हमें क्या बताया, उसने बताया कि भैया ये जो पहले 3 टर्म्स हैं इनका एवरेज गिवन है 45। मुझे बताओ इस चीज का मतलब क्या है। उसने बोला इन तीनों टर्म्स का एवरेज इज 45। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है? बिल्कुल 3 है ना। तो जो बीच वाली टर्म होगी वो क्या होगी? एवरेज। इन तीनों का बीच क्या है? व्हाट इज देयर मिडल टर्म? आप बोलोगे सर T2, तो T2 क्या होना चाहिए? T2 सर एवरेज होना चाहिए। तो यानी कि ना T2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। T2 की वैल्यू और कुछ नहीं, वो 45 है। इस लाइन से मुझे ये पता लग गया कैसे, 3 टर्म्स थी, उसने बोला इन तीनों टर्म्स की एवरेज है 45। और हम जानते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो मिडल नंबर इज द एवरेज, तो यानी कि ये वाली टर्म क्या है? 45। अब मुझे एक नंबर पता लग गया ना, मुझे सारे के सारे नंबर पता लग जाएंगे। कैसे? अरे लिखा है ना कंसेक्टिव, अगर ये 45 हुआ तो इससे पिछले वाला क्या होगा? 44, इससे अगले वाला क्या होगा? 46, उससे अगला 47, उससे अगला 48, उससे अगला 49, फिर अगला हो गया 50। सारे के सारे टर्म्स मुझे पता लग गए। पर पूछा क्या है? उसने पूछा है व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 7 नंबर्स। ये सातों के सातों जो टर्म्स हैं इनका एवरेज क्या होगा? अब आपने नोटिस किया सर 7 टर्म्स थी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो बीच वाली जो टर्म होगी वही इसकी एवरेज होगी। कौन सी है इन सातों की बीच वाली टर्म? अरे ये वाली चौथी टर्म जो होगी यही तो बीच वाली टर्म है, तो यही इसकी एवरेज है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 47। क्लियर हुई है बात? 10-15 सेकंड का बस क्वेश्चन है, अगर आपको लॉजिक क्लियर होता है। वरना बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपको मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी है ना, विद इन सेकंड्स आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी मिल जाए, कोई दिक्कत आए ही ना। जैसे यहां पे बात करो, यहां पे कह रहा है देयर आर 13। पहले ना इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी है, पर एक कोशिश करना खुद ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर आपके हिसाब से क्या निकला। ट्राई करते हैं इसको। देयर आर 13 2 डिजिट कंसेक्टिव ऑड digit numbers. If 39 is the mean of first 5 such numbers, what is the mean of all 13 numbers? अब यहाँ पे 13 नंबर्स की बात है, पर एक चीज जो आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़नी है, इसमें ना एक वर्ड यूज हुआ है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। पिछले वाले में कंसेक्टिव था, यहाँ पे कंसेक्टिव वर्ड यूज हुआ था। तो अगर एक 45 था ना, तो उसके पिछले वाला 44 और अगले वाला 46 था। पर यहाँ कंसेक्टिव ऑड है, यहाँ पर मतलब क्या होना, जो डिफरेंस है उनमें 2-2 का फर्क है। कंसेक्टिव मतलब साथ साथ एक एक का डिफरेंस था, कंसेक्टिव ऑड का मतलब 2-2 का फर्क आएगा। ये यहाँ पे कैच था, अगर आपने इसको नहीं पकड़ा होगा तब आपका आंसर गलत आया होगा। बट एनीवेज आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब उसने हमें क्या कहा है, इफ 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ये टर्म 1, ठीक है, ये टर्म 2, ये टर्म 3, ये टर्म 4 और टर्म 5, ऐसे टोटल 13 टर्म्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। पर उसने कहा इन पांचों का जो एवरेज है वो कितना है? 39।
अब 5 टर्म सर क्या है, एपी में है, बिल्कुल सही बात है। तो 5 टर्म्स का जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म क्या है, T3, ये होगी इसकी एवरेज। तो यानी कि T3 और कुछ नहीं, वो है आपकी 39। और अगर आपको 39 मिल गया है तो आगे पीछे वाले नंबर अब मिल जाएंगे। अब ऑड है ना, तो पीछे पीछे जाएंगे, ये आएगा 37, ये आएगा आपका 35, ये आएगा आपका 41, ये आएगा आपका 43। ऐसे आप 13 के 13 नंबर लिख सकते हो। पर क्या लिखने की जरूरत है, नहीं। उसने पूछा है 13 नंबर्स का मीन क्या है। अब ये सारे 13 नंबर्स यहां तक ऐसे कंटिन्यू करते रहो T13 तक, ये सारे के सारे क्या हैं, एपी के अंदर है। तो इस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा, आप बोलोगे सर जो T7 होगा ना, वो मिडिल टर्म होगा और वही उसकी एवरेज होगा। तो बस अगर T5 43 था तो T6 45 है, तो T7 क्या आ जाएगा, 47। तो 47 ही इसका भी आपका एवरेज निकल के आएगा। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है। क्या ये बात समझ आई? इस तरह से आप इसको कर पाओगे। बस ये ध्यान में रखना है, कंसेक्टिव ऑड की बात कर रहा है या कंसेक्टिव की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से 1 ऐड होना या 2 ऐड होना है, वो वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो इस तरह से मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट का आप ध्यान में रख सकते हो। ध्यान में यही रखना कि 3 तरह से आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, अगर वो एपी है तो एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है अगर वो एपी होती है। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो जो मिडिल टर्म होती है वही उस पर्टिकुलर एपी की आपकी एवरेज हो जाती है। चलो ठीक है, ये मिडिल टर्म वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं हमारे। अब आओ अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट है पर्सन ऐड और पर्सन रिमूवल का। देखो हालांकि ना यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं पर्सन ऐड या पर्सन रिमूव के हिसाब से। एक तो होते हैं थोड़े कंसेप्चुअल वाले, और एक होते हैं जिनमें काफी अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन वाले बाद में आएंगे, पहले कुछ लॉजिकल वाले समझते हैं कि मान लो एक ग्रुप था, उस ग्रुप में से बंदा बाहर गया या बंदा एंटर हुआ, उसके हिसाब से एवरेज को फर्क क्या पड़ेगा। टोटल 3 मैं क्वेश्चन इसके अंदर लाया हूं। अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, आपके ये वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। बस ध्यान से सोचने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी ने पूछा हुआ है, 2 एडिशनली मैंने डिस्कस यहाँ पे करूंगा मैं। तो अगर वो तीनों क्वेश्चन आपने क्लैरिटी से समझ लिए ना, ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का आपके ठीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी। इफ one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? समझना इस मुद्दे को, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लो सर ये है हमारी क्लास, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इस क्लास के अंदर 3 ग्रुप्स उसने बोले, एक है ग्रुप ए के बच्चे, एक है ग्रुप बी के बच्चे और एक है ग्रुप सी के बच्चे। ठीक है, बना लिया। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक स्टूडेंट ग्रुप ए से सी में शिफ्ट हुआ और 2 लोग ग्रुप बी से ग्रुप सी के अंदर शिफ्ट हुए। ठीक है, अगर ये शिफ्ट हुए, हमें नहीं पता इनका क्या वेट है। अब वो कह रहे हैं कि क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। किसका पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अब आप एक बात नोटिस करो, एक पूरी क्लास थी, उसमें अलग अलग ग्रुप्स थे। एक ग्रुप का बंदा इधर चला गया, 2 इधर चले गए, पर क्या कोई क्लास के अंदर आया या क्लास से बाहर गया? नहीं, ये तो क्लास में उन्होंने इंटरनली कुछ कुछ किया है कि इधर से बंदा इधर चला गया, इधर से इधर गया, पर इस कमरे से बाहर थोड़ी कोई गया, ना ही कमरे के अंदर कोई आया। गेटिंग इट? तो क्लास के अंदर पहले भी इतने ही लोग थे, अभी भी इतने ही लोग हैं, उनका उतना ही वेट है, राइट? तो जब कोई क्लास के अंदर आया ही नहीं या क्लास के बाहर गया ही नहीं, तो एवरेज वेट क्यों ही चेंज होगा? चेंज कहां पे हुआ है? ग्रुप्स के अंदर चेंज हुआ है तो सारे तीनों के तीनों एक ही ग्रुप का ही पार्ट, तीनों के तीनों ग्रुप्स इसी क्लास का ही पार्ट है। तो क्लास के अंदर बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आएगा इन ग्रुप्स के अंदर। क्लास का अगर वो पूछ रहा है तो वहां पर तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ना क्लास के अंदर कोई आया ना क्लास से बाहर कोई गया, ग्रुप्स के अंदर आना देना हुआ है। बट कहीं ना कहीं क्लास के अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, इट रिमेन्स द सेम। बस ध्यान से पढ़ना है कि बात हो किसकी रही है। कई लोग इस पे 4 मिनट 5 मिनट वेस्ट करते रहते हैं, पर अगर आपने इसको समझा कि बात किसकी पूछ रहा है, वो क्लास की पूछ रहा है, तो बड़े आराम से आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और आओ, यहां पे समझना है इसको। यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि भैया हमारे पास एक है क्लास 1, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, मान लीजिए ये मैंने क्लास 1 बना लिया, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक सेकेंड क्लास है, उसमें भी 2 ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप सी, एक है ग्रुप डी, ठीक है। अगर कह रहा है कि एक स्टूडेंट किस चीज का, ग्रुप ए का, कहां शिफ्ट हुआ, ग्रुप सी के अंदर, एंड 2 स्टूडेंट्स ग्रुप बी से शिफ्ट हुए ग्रुप डी के अंदर, ओके।
देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 2? बताओ क्या लगता है, क्या इसमें अब चेंज आएगा? आंसर इज यस, आ सकता है इसमें चेंज, क्योंकि आप नोटिस करो इसने पूछा है क्लास 2 का क्या बदलाव आएगा, क्लास 2 में क्या बदलाव आ सकता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि भैया दो बंदे नए आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं दो बंदे नए, और एक बंदा आ रहा है ए से, तो लोग तो ऐड हुए हैं, नंबर उनका चेंज हुआ है, तो एवरेज भी चेंज हो सकती है, पर क्या वो बढ़ेगी या कम होगी, क्या ये हम कह सकते हैं? आंसर इज मुझे नहीं पता। पता क्यों? मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ए में कोई ऐसा पर्सन था जो थोड़ा हेल्दी था, जिसका वेट ज्यादा था। अगर तो आपने किसी ऐसे बंदे को यहां पे क्लास 1 से क्लास 2 में शिफ्ट कर दिया, तो क्लास 2 का वेट बढ़ जाएगा, काफी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो उसका बहुत ज्यादा वेट था उस बंदे का, मान लो ग्रेट खली या फिर बिग शो की बात कर लेते हैं। अगर उस बंदे को आपने इधर से इधर भेज दिया, तो भैया क्लास 2 का वेट बढ़ जाएगा उस केस के अंदर। उस केस में वहां पे क्लास 2 की एवरेज भी बढ़ जाएगी। उसी तरह से यहां पर भी अगर ये बंदे हेल्दी हुए, तो उनका क्लास 2 का एवरेज वेट बढ़ जाएगा। पर मान लो किसी बहुत ही पतले से पर्सन को, जिसका वेट बहुत ही कम है, अगर वो पर्सन जा रहा हो इधर से उधर, अगर वो क्लास 1 छोड़ के क्लास 2 में गया, तो आप बोलोगे सर क्लास 2 का तो एवरेज नीचे आ जाएगा उस वजह से, क्योंकि उनका जो बंदा नया एंटर हुआ है उसका वेट बहुत ही कम है। तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि हो सकता है वो बढ़े, हो सकता है वो कम हो। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि पर्सन जो इधर से इधर जा रहे हैं ना, उनका क्या वेट अच्छा खासा है, या फिर वो बहुत ही पतले और उनका वेट बहुत ही कम है। अगर वैसा होगा तो उस केस में अगर पतले लोग या फिर कम वेट वाले लोग जाएंगे, तो वहां पे एवरेज वेट कम हो जाएगा। अगर बहुत भारी भरकम लोग जाएंगे, तो वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो उसी के इक्विवेलेंट जाते हैं, तो वो सेम भी रह सकता है। तो कहने का मेरा पॉइंट क्या है ना, कहने का पॉइंट ये है कि तीनों के तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। वो सेम भी रह सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप ऐसे समझो ना कि मान लो आपका एक दोस्तों का ग्रुप था, एक बाहर से एक बंदा आया। अब हो सकता है वो आपके ग्रुप को बढ़िया बना दे, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस अच्छी थी, या फिर हो सकता है वो आपके पूरे के पूरे ग्रुप को खराब कर दे, या फिर आपके पूरे ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट ही ना आए। तो डिपेंड करता है कि बाहर वाला जो बंदा आ रहा है वो किस कैलिबर का बंदा है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो सारे के सारे रिजल्ट्स यहां पे पॉसिबल हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इन दिस पर्टिकुलर केस। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं आखिरी, जैसे ये यूपीएससी ने पूछा था। अब यहां पर भी समझना इस बात को, यहां पर कह रहा है कि दो क्लासेस हैं, ठीक है, ये मैंने बना लिया। एक है आपकी क्लास ए और एक है आपकी क्लास बी, ठीक है। क्लास ए में कह रहा है 25 बच्चे हैं, क्लास बी में 30 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है क्लास ए में ना जो बच्चों का स्कोर है वो मिनिमम 17 है एंड मैक्सिमम है 21, ठीक है। और क्लास बी की अगर हम बात करें तो मिनिमम स्कोर 22 है और मैक्सिमम है स्कोर 30, ठीक है। ये तो यहां पे मैंने नोट कर लिया। अब वो कह रहा है 4 स्टूडेंट्स को आपने शिफ्ट किया ए से बी के अंदर, 4 लोग यहां से यहां आए, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? चलो समझते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्या ये बात ठीक है? सोचो, क्या बी का जो वेट वेट नहीं क्या है, एवरेज स्कोर, स्कोर क्या वो कम होगा? अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सर कह नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है, समझना इस बात को। बी क्लास में ना मिनिमम स्कोर है 22, यानी कि जो सबसे खराब स्टूडेंट है यहां पे उसका भी स्कोर एग्जाम के अंदर 22 आ रहा है और सबसे अच्छे वाले का 30 आ रहा है। ए में उल्टा क्या है, ए में मिनिमम स्कोर 17 है और मैक्सिमम है 21। ए से आप किसी को भी बी में भेज दो, किसी को भी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या उसका स्कोर होगा? आप बोलोगे सर 21 से कम ही होगा, या 21 होगा या 21 से कम ही। तो यानी कि ना जो ए के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो नालायक हैं, सबके सब बच्चे नालायक हैं एज कंपेयर टू क्लास बी। तो अगर ए के जिनका की मैक्सिमम स्कोर जो 21 था वो बी के मिनिमम से भी कम है, तो आप नोटिस करोगे कि ए का कोई भी नालायक बच्चा, ए का कोई भी बच्चा उधर जाए वो बी वालों से तो नालायक ही रहेगा। कोई भी बच्चा, इवन अगर आप अपने बेस्ट बच्चे को भी भेज दोगे ना, बी वालों के मुकाबले वो कम ही रहेगा। तो जब नालायक बच्चे यहां से यहां जा रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो मुझे बताओ इस क्लास का जो एवरेज स्कोर होगा वो तो अपने आप नीचे आएगा ना, क्योंकि जिस बच्चे को भेजा जा रहा है उसके मार्क्स बड़े कम आते हैं। कोई भी बच्चा यहां से भेज दो, हमेशा हमेशा उसके मार्क्स कम ही रहेंगे, चाहे आपने बेस्ट बच्चे को भेजा चाहे आपने सबसे खराब बच्चे को भेजा, हमेशा क्लास बी वाले बच्चों से उनका स्कोर कम ही रहेगा। तो जो पहली स्टेटमेंट दरअसल में कह रहा है ना कि क्लास बी के बच्चों का एवरेज स्कोर उससे कम होगा, डेफिनेटली इट इज करेक्ट।
क्योंकि बी में जो भी नया बच्चा आ रहा है वो क्लास बी वालों से नालायक ही रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, क्या ये भी बात ठीक है? द आंसर इज नो। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि जस्ट इमेजिन करना, मान लो अगर क्लास ए का बेस्ट बच्चा बाहर निकल गया, यहां से बाहर चला गया, तो उस केस में क्या होगा? ये जो 4 बच्चे अगर सबसे बेस्ट निकल गए तो उस केस में ना क्लास ए का स्कोर और भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि बेस्ट बच्चे वहां से बाहर जा चुके हैं। पर अगर सबसे खराब बच्चा, जिसे 17 नंबर आए थे, अगर वो वाले को बाहर भेजेंगे, सबसे नालायक को बाहर भेज दिया, तो उससे क्लास ए का स्कोर बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप सबसे बढ़िया वाले को भेज रहे हो या सबसे खराब वाले को। उस हिसाब से क्लास ए का स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है। पर क्लास बी में जब भी कोई चारों बच्चे जाएंगे ना, वो डेफिनेटली बी वालों से कम पढ़े लिखे ही होंगे, उनका स्कोर कम ही होगा। तो इसलिए क्लास बी का स्कोर तो पक्का ही पक्का कम रहेगा। तो इस वजह से इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। सेकंड आपका करेक्ट है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। राइट, आगे आ जाओ। अगला हमारा टॉपिक इसमें रहेगा करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट का। कई बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे आप लोगों की ना कई बार शीट बनती है। मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं कुछ बच्चों के नाम मार्क्स नोट कर रहा था। मैंने क्या किया, ऐसे बताया कि पहले बच्चे के 45, दूसरे के 54, तीसरे के 63, चौथे के 47, आखिरी वाले के 50। ठीक है, ये 5 बच्चों ने स्कोर किया। फिर मैंने देखा यार इनका एवरेज कुछ मैंने निकाला होगा, इनको सम किया होगा एंड इनका कुछ एवरेज आया। मान लो वट एवर एवरेज जो भी है, ठीक है, या तो ऐड कर लो, ठीक है, बट छोड़ मतलब एवरेज चलो ऐड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आया, ये है इसका स्कोर, मतलब सम आया इनका 259, इसको 5 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 51.8। ये तो इनका एवरेज था। पर बाद में ना मैंने थोड़ा और देखा, मैंने पता क्या नोटिस किया? मैंने नोटिस किया यार गड़बड़ होगी। ये सेकंड वाला जो बच्चा था ना, इसके मार्क्स मैंने 54 लिख दिए, पर एक्चुअल में इसके मार्क्स थे 84। कई बार हो जाता ना, लिखते लिखते हम लोग गड़बड़ मार्क्स कई बार चढ़ा देते हैं रजिस्टर के ऊपर। तो मैंने बाद में नोटिस किया कि यार इसके तो गलत नंबर चढ़ गए हैं रजिस्टर के ऊपर, 54 लिख दिए गलती से, लिखने थे 84। तो मुझसे वो पूछता है फिर कि एक्चुअल एवरेज कितनी होगी? ये तो गलत वाली एवरेज है ना, क्योंकि ये तो नंबर ही गलत हमने वहां पे डाल दिए। तो सही एवरेज क्या होगी, ये हमें निकालने होते हैं। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो, यहाँ कह रहा है कि 100 बच्चे थे, 100 बच्चे के एवरेज मार्क्स हैं 40। ठीक है, पर बाद में हमें पता लगा कि एक बच्चा जिसके मार्क्स 53 थे, उनको हमने गलती से कितना लिख दिया था? 83। तो पूछ रहा है कि करेक्ट एवरेज कितना होगा। तो आपको ना कुछ नहीं करना, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा तरीका ही फॉलो करो, पर क्योंकि मुझे समझाना है आपको, तो मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। हालांकि इसका शॉर्टकट है वो सेकंड वाला मेथड है। देखो इसका तरीका तो एक ये होगा कि आपको ना एक चीज पता है, सर एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो पहले आप नोटिस करो, सर एवरेज थी 40, कितने बच्चों की? 100 बच्चों की। तो मुझे वहां से बच्चों के मार्क्स मार्क्स टोटल मिल जाएंगे। टोटल सम यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 4000। तो सम कितना है टोटल? 4000। पर ये है गलत सम। तो करेक्ट सम क्या होगा? आप बोलोगे सर करेक्ट सम ऐसे निकलेगा कि 4000 तो ठीक है, उसमें से जो नंबर गलती से हमने पढ़ लिया, क्या नंबर गलती से पढ़ा? आप बोलोगे सर 83। अरे उसको हटा दो, क्योंकि ये गड़बड़ वाला नंबर है, ये सही नंबर नहीं है, ये तो मिसरेड हो गया। सही कितना था? सही है 53। तो यानी कि पता क्या किया मैंने, ये मैंने पहले सम निकाल लिया, इसमें से गलत वाले को हटा दिया और सही वाले को जोड़ लिया, तो मुझे सही सम मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करना, -30 आ जाएगा, बना 3970। ये है करेक्ट सम। तो भैया करेक्ट एवरेज क्या होगा? वो होगा करेक्ट सम बाय नंबर। करेक्ट सम कितना है आपका? 3970। टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं 100, ये बन जाएगा आपका 39.7। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 39.7। क्लियर है? ये है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। पर इसका ना मेथड 2 भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। राइट, उसको भी समझ लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। डायरेक्टली विद इन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर न्यू एवरेज इज इक्वल टू, पता क्या करना है, इज इक्वल टू पुरानी एवरेज। पुरानी एवरेज मतलब जो गलत एवरेज है सर वो है 40। अब ये है, यहां तक लिख लिया। अब आगे सुनो सुनो, आगे पता क्या करना है? आगे ना आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है सही वाला नंबर। सही नंबर कितना है? 53। गलत वाला नंबर को माइनस करना है, वो कितना है? 83।
और सिर्फ इतने पोर्शन को आपने सम से डिवाइड कर देना है। क्या किया मैंने, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू इनकरेक्ट एवरेज प्लस जो सही नंबर है उसको ऐड कर दिया, गलत वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड बाय 100 सिर्फ इतने से। ऐसा करोगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा 40 प्लस ये आएगा -30 बाय 100, तो ये क्या बनेगा 40 माइनस 0.3 वो बनेगा 39.7। विद इन 15 सेकेंड्स आपका हो गया। पहला भी तरीका ठीक था, ये जो पिछले स्लाइड पे ऊपर दिखाया ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस तरह से आपको पता होगा कि हाँ नई एवरेज क्या होगी, पुरानी एवरेज प्लस जो सही नंबर है उसको ऐड कर दिया, गलत वाले को माइनस कर दिया, उसको 100 से डिवाइड कर दिया। 100 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास नई एवरेज आ जाएगी। कोई दिक्कत आई होप इसमें हो ही नहीं चाहिए। पर एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है, पहले वीडियो पॉज करो फिर इसका मुझे आंसर बताओ, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताओ कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब मैं डायरेक्टली दूसरे मेथड से कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। करेक्ट एवरेज क्या आएगी, आप बोलोगे सर गलत एवरेज, गलत एवरेज कितनी है 124, ठीक है। अब क्या करना होता है इसके अंदर, अब जो सही चीजें हैं उनको ऐड करना है, गलत चीजों को हटाना है। आप बोलोगे सर सही चीजें क्या है, सही चीजें हैं 64 और 28, वो लिखा है ना, करेक्ट वैल्यूज आर 64 एंड 28, तो सही चीजों को मैं ऐड कर दूंगा। और आपकी जो गलत आइटम्स थी, गलत क्या थी सर 46 एंड 82, क्या है 46 एंड 82, इनको हटा दूंगा। पर डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 18, बस इतना सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 124 कितना बनेगा ये, ठीक है, वो बना 18 माइनस 54 बाय 18, ठीक है, ये -36 बन जाएगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना, ये बनेगा -36 और इसको काट देना, 18 2 जार, तो दरअसल आंसर बन जाएगा 124 माइनस 2, ये आपका आ गया 122। क्लियर है ये बात, समझ पाए हो। डायरेक्टली इनकरेक्ट एवरेज प्लस जो सही वाले नंबर है उनको ऐड, गलत वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर, वेरी गुड। आओ चलो फिर ये वाले, आई होप ये टाइप भी देखो, हमें अभी तक हमने 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। एक तो हमने करेक्ट और इनकरेक्ट पढ़ लिया कि ये चीजें होती तो कैसे करते हैं, अगर हमें पर्सन ऐड या रिमूव हो रहा है वो वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए। उसके अलावा मिडल नंबर कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, एंड ओवरऑल एक बेसिक एवरेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, वो भी हमने देख लिए। अब आओ फिर अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे मिडल नंबर कैलकुलेशन। अब ये क्या है, क्या ये अलग चीज है जो अभी हमने मिडल नंबर वाला चीज पढ़ी, हाँ उससे थोड़ी सी अलग चीज है। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझना इस मुद्दे को। मान लो आप लोग 5 दोस्त हो, क्या हो 5 दोस्त, ठीक है। मान लो ये है वैभव, ये अंकित, ये प्रिया, ये शिफाली, और ये कोई और नाम बता लेते हैं, जैसे ऋषभ ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5 लोग हैं, ठीक है सर। अब मैंने आपको एक चीज बोला कि यार ये पांचों दोस्तों की कुछ, लेट्स से जस्ट इमेजिन करो, मैंने आपको बोला कि जब हम बात करते हैं पहले 3 दोस्तों की तो इनका कुछ एवरेज आता है, ठीक है। मान लो इनका एवरेज आया, इनका एवरेज वेट आता है 40 किलो। फिर मैं आपको बोलता हूं कि जो आखिरी के 3 दोस्त हैं इनका वेट आता है कितना, इनका एवरेज वेट आता है 45। और अगर मैं पांचों के पांचों को ले लेता हूं तो उनका एवरेज लेट से आता है 42। क्वेश्चन समझ पाए हो, मैंने क्या कहा, 5 दोस्त हैं, ये 5 उनके नाम हैं, इन पांचों दोस्तों की एवरेज आ रही है कितनी 42 kgs। अगर पहले तीनों की बात करूंगा तो पहले तीनों का वेट कितना आ रहा है, एवरेज वेट वो आ रहा है 40 किलो। आखिरी 3 की बात कर रहा हूं, उनका एवरेज वेट आ रहा है 45 किलो। तो इस केस में ना हमसे वो क्या पूछ सकता है, हमसे सिर्फ एक ही चीज पूछ सकता है, पता है क्या, वो पूछेगा कि भाई ये जो तीसरा पर्सन है ना इसका एवरेज वेट बता दो। वो इसी का पूछ सकता है। वो कैसे, क्योंकि एक्चुअल में ना अगर कोई मेरे से पूछेगा वैभव का वेट कितना, मैं नहीं बता पाऊंगा, अंकित का वेट कितना नहीं बता पाऊंगा, शिफाली का कितना नहीं, ऋषभ का कितना नहीं, इसका बता पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन का जो दोनों में कॉमन है। क्योंकि आप नोटिस करो मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि पहले 3 लोग वो ये थे और आखिरी 3 ये, उनका हमारे पास एवरेज वेट पता है। तो एक्चुअल में जब भी ऐसी चीज होती है ना, तो जो चीज भाई बीच में कॉमन आई है
सिर्फ आप उसी का ही वेट बता सकते हो या फिर उसी के रिगार्डिंग ही वैल्यू बता सकते हो कि प्रिया का वेट कितना है। आपसे बाकी कोई और पूछे आप नहीं बता सकते। पर करने कैसे ऐसे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऐसे भी, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया करो। क्वेश्चन में डेफिनेटली हर कॉन्सेप्ट पे कराता ही कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया। यहां पर उसने कहा है 9 लोग हैं, ठीक है ना, 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब उसने हमें एक चीज बोली कि ये सारे जब 9 के 9 होते हैं उनका एवरेज वेट आता है कितना, 50। अगर पहले 5 लोगों की बात करें, कौन से पहले 5, ये पहले 5, इनका एवरेज वेट है कितना, 45। और जो आपके आखिरी 5 है, आखिरी 5 इधर से देखो ना, 1 2 3 4 5, ये जो आखिरी 5 है मतलब 5th 6th 7th 8th और 9th, इनका वेट है कितना एवरेज, 55। अब वो हमसे पूछ रहा है क्या, अब से पूछ रहा है 5th पर्सन का कितना वेट होगा। मुझे बताओ क्या हम ये निकाल पाएंगे? आंसर इज यस, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका 5th पर्सन ही है। तो ये वेट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। आपको एक चीज पता है, क्या पता है सर? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। मुझे एक बात बताओ, ये पहले 5 लोग थे, इनकी एवरेज कितनी है? आप बोलोगे सर 45। कितने लोग हैं ये? सर 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो क्या S1 to 5 का सम नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो S1 कितना आएगा यहाँ से, 45 इंटू 5 करो, ये बनेगा सर 225। यानी कि पहले 5 लोगों का सम है 225। उसी तरह से इधर आओ, ये कितने लोग हैं, यहां पर भी वही सेम चीज, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। कितने लोग हैं, मतलब इनका एवरेज कितना है, एवरेज है 55। इनको बोल देते हैं S2। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे S2 कितना आ जाएगा, इन 5 लोगों का सम आ जाएगा 55 इंटू 5, जो होता है आपका 275। तो मुझे आखिरी 5 लोगों का सम पता है, पहले 5 लोगों का सम पता है। ठीक है, एक चीज उसने और दी है क्वेश्चन के अंदर कि सबके सब 9 लोगों की एवरेज है 50। तो यहां पर ये भी निकल जाएगा। फिर से वही चीज, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, 50 है एवरेज इनकी, और सम S3 निकालना है, और 9 लोग हैं ये, तो S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर, ये बात तो क्लियर है। अब एक चीज यहां से समझना, एक चीज यहां से समझना, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं कुछ एक हिस्सा, ठीक है, ध्यान से समझना। अब हमारे पास ना ये दे रखा है S3। S3 क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। इन 9 के 9 लोगों का सम है 450। अब आप मुझे एक चीज बोलोगे, सर पर हमारे पास पहले 5 लोगों का ये तो चीज दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। ये है कितनी है, ये है 225। उसके अलावा S2 जो था, यानी कि 5 से लेके 9, सर इसकी वैल्यू भी है 275। बात ठीक है, पर आप नोटिस कर रहे हो 5 2 बार आ गया। तो एक्चुअल में ना हमें यहां पे एक 5 को और ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो इधर, आप समझो इस बात को, ये 5 2 बार आ गया है तो एक ही बार। तो इस वजह से हम अगर टर्म 5 को निकालना चाह रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐड करो 225, ये कितना है 275, 225 + 275, ये है 1 से 9 का सम, और उसमें 5 भी एक बार इंक्लूडेड है। इसमें से ये माइनस कर दो टोटल को, ये आ जाएगा आपका टर्म 5। कितना बनेगा, 500 - 450, ये बन जाएगा 50। समझे? ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट इसका बताऊं, शॉर्टकट बस यही बनेगा कि अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर आपको मिडिल टर्म, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इसका यही है कि पहले आपने 9 के 9 लोगों का सम निकाल दिया, वो आ जाएगा आपका 450। S9, S1 to 5 आपने निकाला, वो आपका आ गया था कितना, 5 × 45, कितना बना ये, 250। फिर आपने निकाला S5 to 9, वो कितना आ गया, 5 × 55, जो आ गया आपका 275। अब जो कॉमन वाला आ रहा था, कॉमन क्या था, 5th। तो अगर आपको T5 निकालना है ना, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देना है, 225 और 275, और इसमें से जो टोटल सम था वो माइनस कर दो, बस ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी के जैसा। जैसे ये देखो, यहां पर क्या पूछा इसने, यहां पर पूछा इसने हमसे कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथ टेस्ट इज 60, द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स इज 70 एंड दोज ऑफ लास्ट 16 इज 50, व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 15 स्टूडेंट।
अब हुआ पता क्या, एक से लेकर इस तरह से 30 लोग हैं, 1 2 3 ऐसे करते 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 30 लोग हैं, ठीक है। एक तो उसने बोला कि 1 से 15 का डेटा हमारे पास पता है, पहले 15 लोगों की एवरेज है 70, फिर आखिरी 16। मुझे बताओ आखिरी 16 कौन हुए? आप बोलोगे सर 15 से लेके 30 तक काउंट करो। कितने? 15 से लेके 30 तक, 15 16 17 18 19 20 ऐसे करोगे ना, ये आखिरी के 16 लोग हैं। आप बोलोगे इनमें सर कॉमन आता है, कॉमन आता है भाई ये वाला बंदा। तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं 15th पर्सन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। कैसे निकालेंगे? बड़े आराम से। आप बोलोगे सर S1 to 30 वो कितना होगा? वो होगा एवरेज है 60, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो 1 से 30 का आपका एवरेज मार्क्स है 1800, मतलब सम है 1800। सम अगर 1 to 15 निकालना हो तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो, एवरेज है 70, लोग है 15, 15 इंटू 70 1050। इसी तरह से S15 to 30 ये कितना आएगा? इसमें एवरेज कितनी है आपकी? एवरेज है आपकी 50 और लोग हैं आपके 16, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 800। अब क्या करना है? 15वें लोग के लिए, 15वें पर्सन के लिए मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 1850, माइनस कर देना टोटल सम, वो है आपका 1800। तो जब बाकी बची हुई वैल्यू आई ना, ये इसका आंसर आएगा 50। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इजी और बहुत ही लॉजिकल चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये देखो, यहां पर ना, ये बस मैंने आपको ये चीज याद रहे इसके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। कई लोग ना ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 1-2 मिनट इसके ऊपर लगाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे यार ये तो गड़बड़ होगी, टाइम वेस्ट कर दिया। पता क्यों? यहाँ पे नोटिस करो इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है, ये सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, बस इसने आखिर में ये पूछ लिया कि भैया 30th स्टूडेंट का क्या नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, आपको जो वैल्यू आप निकाल सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रिया की निकाल सकते हो जो दोनों में कॉमन है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपसे कोई पूछे ऋषभ का वेट कितना है, नहीं बता पाओगे। जो चीज कॉमन आ रही है उसी को निकाल पाओगे। तो इस केस में भी आप जब इस तरह से 30 लोग हैं आपके सामने और 15 इधर हैं और आखिरी 16 इधर हैं, कॉमन तो बीच में 15th वाला आ रहा है ना, तो 15th वाले पर्सन की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके अलावा किसी भी बंदे का आप मार्क्स नहीं निकाल पाओगे। तो अगर उसने आपसे पूछा 30th का, मुझे नहीं पता, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ऑप्शन डी, विद इन 5 सेकेंड ये आंसर आना चाहिए। वरना लोग 3 मिनट 4 मिनट भी लगा सकते हैं कि यार निकल ही नहीं रहा, 15वें का तो निकल गया, 30वें का कैसे निकालेंगे? वो निकाल नहीं पाओगे इस चीज से। दिस इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब एवरेज के अंदर ना एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं, उनको मैं बोलता हूं मैक्सिमम स्कोर को कैलकुलेट करना। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि कैसे इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं विराट कोहली का ही, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं यार विराट कोहली ना, समझना इस बात को, मैं कहता हूं आपको कि विराट कोहली की 4 मैचेस उसने खेले, उन 4 मैचेस में उसकी एवरेज है 40। चलो ठीक है। मैंने आपको एक चीज साथ में और बताई कि किसी भी मैच के अंदर, आइस बीट, किसी भी मैच के अंदर विराट कोहली ने 20 से कम रन नहीं बनाए। कम से कम 20 रन तो वो बनाता ही बनाता है, मिनिमम ही स्कोर्स एटलीस्ट 20 रन इन एवरी मैच। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैक्सिमम वो कितने रन बना सकता है किसी भी एक मैच के अंदर? समझे हो? मैंने आपको बोला क्या? मैंने बोला विराट की 4 मैचेस की एवरेज है 40 की। हर मैच के अंदर उसने कम से कम 20 रन तो बनाए ही बनाए हैं, मिनिमम 20 रन ही हैज स्कोर्ड इन एवरी मैच। तो आई एम आस्किंग कि मैक्सिमम वो कितना स्कोर कर सकता है किसी भी एक मैच के अंदर। इसको पता कैसे करेंगे, समझना इस मुद्दे को। आपके पास 4 मैचेस की एवरेज है, तो क्या इससे हम सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप बोलोगे सर एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है 40, नंबर ऑफ मैचेस है 4, तो यानी कि ना उसने 4 मैचेस में कितने रन बनाए? 160 रन बनाए। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। अब अगर इधर बात करते हैं, मैंने बोला कि हर मैच में कम से कम वो 20 रन तो बना ही रहा है। अगर मुझे उसका स्कोर किसी एक मैच में मैक्सिमाइज करना है, किस एक मैच में वो चाहता हूं कि सबसे ज्यादा रन बनाए, तो बाकी 3 में मैं ये चाहूंगा ना कि बाकी 3 में वो मिनिमम रन बनाए। ऐसा क्यों सर? अरे देखो, मेरे पास स्कोर तो फिक्स है कि 4 मैचेस में मिला के वो 160 रन ही बना रहा है।
तो अगर मैं चाहता हूं कि एक मैच में मैक्सिमम स्कोर हो तो बाकी तीनों को मिनिमम कर देते हैं, और मिनिमम कितना आएगा सर 20 आएगा। तो यानी कि ना अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि 3 मैचेस के अंदर वो 20-20 रन बनाता है, यानी कि 60 रन बनाता है, तो बाकी का जो चौथा मैच होगा, फोर्थ मैच के अंदर वो बाकी सारे रन बना जाएगा। कितने रन है टोटल उसने बनाने थे 160, 60 मिनिमम वो 3 मैचेस में बनाएगा ही बनाएगा। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन में उसका आंसर आ जाएगा 100, यानी कि विराट कोहली एक मैच में सेंचुरी भी बना सकता है। दिस इज द मैक्सिमम स्कोर ही कैन गेट। समझे इस बात को? एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग, बल्कि दो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन, यहां पर कह रहे हैं 7 लोग हैं, उन्होंने एवरेज रन कितने थे, एवरेज उनकी है 40 की, और कम से कम हर बंदा 20 रन तो बनाता ही बनाता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रन कितने बनेंगे? बहुत इजी, सेम ही क्वेश्चन है। आप इसको बोलोगे सर एवरेज कितनी आएगी, 7 इंटू नॉट एवरेज, सम आएगा आपका एवरेज इंटू नंबर जो कि होता है 7 इंटू 40, तो टोटल रन बनाए हैं इन्होंने 280। अब हम चाहते हैं कि एक बंदे का स्कोर मैक्सिमाइज करें, एक बंदे का स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो बाकी के जो बचे हुए 6 लोग हैं उनका मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम कितना है 20, तो रेस्ट का कितना हो जाएगा, रेस्ट लोगों का? आप बोलोगे सर 6 लोग हैं, उन्होंने कम से कम 20 रन तो बनाए ही हैं, तो टोटल उनका 120 रन था, तो बाकी का जो स्कोर बनाया होगा वो 7वें बंदे ने बनाया होगा, कितना 280 माइनस 120, ये आ जाएगा 160 इस केस के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है जो कि 10-15 सेकंड आपके और ज्यादा लेगा। इसको देखो ध्यान से करना। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, प्लीज अगर यहां तक वीडियो देख लिया है ना तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना कि आप लोगों का आंसर सही निकला या नहीं निकला। चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि 6 लोग हैं, ठीक है, इनकी एवरेज भी दे रखी है, एवरेज दे रखी तो सम निकल जाएगा, सम निकल जाएगा एवरेज इंटू नंबर बन जाएगा 60 इंटू 6, यानी कि टोटल रन बने हैं 360। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब वो कह रहा है कि हर बंदे ने कम से कम 25 रन बनाए हैं, एंड एट द सेम टाइम किसी भी पर्सन ने, 2 लोगों ने कभी भी सेम रन नहीं बनाए। समझे इस बात को? अगर मेरे रन 25 है ना तो भाई दूसरा बंदा 25 नहीं बना सकता, उसको 25 के अलावा कुछ और बनाना पड़ेगा, उसको 26 बनाने पड़ेंगे, अगले वाले को 27। इस तरह से नन ऑफ द पीपल हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन्स। तो जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हम कर रहे थे ना कि सबका 20 ले लेते हैं, इस केस में वो नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए अगर मुझे छठे बंदे का मैक्सिमम करना है, 6 पर्सन का अगर मैक्सिमम करना है, तो मैं चाहूंगा रेस्ट 5 का मिनिमम हो जाए, राइट? वो कितना हो सकता है? आप बोलोगे सर एक तो 25 हो जाएगा, मिनिमम 25 रन तो बनाएंगे। अब अगले वाला बंदा 25 नहीं बना पाएगा, 25 से ज्यादा ही होगा, तो आप बोलोगे सर अगले वाला 26 बना लेगा, उसके अगले वाला 27 बना लेगा, उसके अगले वाला 28, उसके अगले वाला 29। अगर मैं ये नंबर्स अज्यूम करता हूं बाकी पांचों के लिए, तो मैंने ये कंडीशन ट्रू कर दी कि मिनिमम ये 25 रन ही बनाएंगे, एंड एट द सेम टाइम कोई भी 2 लोग सेम नंबर ऑफ रन स्कोर नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप निकालना चाहो आप निकाल लो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 27 इंटू 5, ये बन जाएगा आपका 135। तो यानी कि ये 5 लोग मिलकर कम से कम 135 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और इनका अगर स्कोर है 135 और टोटल आपका बना है 360, तो बाकी स्कोर किसने बनाए होंगे, यानी कि मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, वो होगा 360 माइनस 135, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 225। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर हुआ ये केस? ठीक है, कैसे ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट? अभी तक कोई भी कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, वेरी गुड। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है एवरेज के अंदर। यहां पर हम ना थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि अगर मान लो कुछ क्लासेस वाले क्वेश्चन किए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, जहां पर मैं बात करता क्लास 1 के कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, वो वाली चीजें। और यहां पर क्या हो रहा है, वो वाले थे थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये वाले हैं थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। समझते हैं कि कैसे करना है, कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरेज स्कोर ऑफ विराट कोहली 20 इनिंग्स इज 55, ठीक है। इन नेक्स्ट इनिंग विराट मेड सम रन्स व्हिच हेल्प हिम इंप्रूविंग द ओवरऑल एवरेज बाय 1 रन, हाउ मच ही स्कोर्ड इन 21वीं इनिंग। 20 इनिंग्स का हमें पता है कि 20 इनिंग्स तक उसकी स्कोर, जैसे मान लो ना कि अभी तक इतने मैच खेल चुका है, मान लो 20 मैच विराट कोहली खेल चुका है, अभी तक उसकी एवरेज थी 55। अगले मैच जो खेला इसमें कुछ रन बनाए होंगे, हमें नहीं पता कितने रन बनाए, पर इस रन बनाने की वजह से उसकी एवरेज जो पहले 55 थी वो एक इंक्रीज होगी। एक इंक्रीज होना मतलब 56 हो गई है। तो हमसे पूछ रहा है इस वाली मैच के अंदर उसने कितना स्कोर बनाया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है।
अब इसके दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा, फिर मैं आऊंगा कि आपका इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। ट्रेडिशनल तरीका बिल्कुल वही है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। चीजें हमें दे रखी हैं, कितनी है एवरेज, पहले 55, कितने इनिंग्स के अंदर, 20 इनिंग्स के अंदर। तो क्या मैं S20 निकाल सकता हूं, 20 मैचेस का सम? बिल्कुल। आप बोलोगे सर S20 आपका आ जाएगा 55 इंटू 20, जो कि आपका 1100 होता है। मतलब 20 मैचेस के अंदर उसने इतना रन बना चुका है। फिर अगला केस, अगला केस क्या है, अगले केस में भी एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अब वो बोल रहा है उसकी एवरेज एक बढ़ गई, यानी कि जो पहले 55 थी सर अब हो जाएगी वो 56। ये तो 56 हुई हुई, इनिंग भी तो बढ़ गई, पहले 20 मैच थे सर अब हो गए 21 मैच। तो मैं वहां से S21 निकाल सकता हूं, बिल्कुल। मल्टीप्लाई करो 56 इंटू 21, कितना आएगा, इसको 56 इंटू 21 करोगे तो S21 आपका निकल के आ जाएगा 1176। बस आंसर आ चुका है। 20 मैचेस के अंदर उसने इतने रन बनाए थे, 21 मैचेस के अंदर उसने इतने रन बनाए हैं। तो अगर मुझे 21वें मैच में उसने कितना स्कोर बनाया, अगर वो निकालना चाहता हूं, तो इसमें से भैया ये माइनस कर दो, कितना आएगा, 1176 माइनस 1100, वो आ जाएगा आपका 76। यानी कि 21वें मैच में उसने 76 रन 76 रन बनाए थे। क्लियर, लॉजिकल, एक ही फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। थोड़ा सा कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसके कुछ शॉर्टकट्स लोग होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आपको समझ आए तो बिल्कुल आप शॉर्टकट को यूज कीजिए, नहीं आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 15-20 सेकंड बच सकते हैं उस शॉर्टकट से, और कुछ नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं उसको भी कि कैसे वो क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आप शॉर्टकट से कैसे करते हो। ठीक है, एक बार तरीका समझ जाना, मैं 4-5 उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा, ताकि आपको ना तरीका अप्लाई करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। समझना ध्यान से, पहले समझ लेना। यहां पर इस साइड पे आप क्या लिखोगे, इस साइड के ऊपर आप ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, इस साइड के ऊपर क्या लिखोगे, इस साइड पे आप लिखोगे एवरेज। ध्यान से सुनना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब पहले उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी थी सर, 20 थी। जब 20 ऑब्जर्वेशन थी तो उसकी एवरेज कितनी थी, 55। राइट है, कोई दिक्कत। नई ऑब्जर्वेशन अब कितनी हो जाएगी, एक इनिंग और खेली ना, तो अब उसकी नई ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी 21, नई एवरेज कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 56। ये तो पता ही है, ये तो हमें पता ही है सर, ये ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, यहां से यहां देखना है फर्क कितना आया, कितना फर्क आया, आप बोलोगे सर 1 यूनिट ऐड हो गया। यहां से यहां कितना फर्क आया, सर इसमें भी 1 यूनिट ऐड हो गया। अब ध्यान से समझना करना क्या है, बहुत बहुत ध्यान से, वरना नहीं सुनोगे ध्यान से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जो यहां पे ऐड हुआ ना, यहां पे, इसको आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये वाले के साथ, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो यहां पे है, इसको मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, फिर दोनों को ऐड कर दो। मैं जैसे करता हूं अभी, इस वाले को मैंने क्या कहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो करो जरा। 1 इंटू मतलब +1 इंटू 56, या 1 लिख दो, +1 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। ये ग्रीन वालों को जो चेंज हुआ उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर आगे क्या करेंगे, आगे जो भैया ये वाले जो थे, ये क्या है, ये है 1 इंटू 20। अब इनको ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा, 56 प्लस 20, क्या हुआ वो, 76। तो यानी कि जो यहां पे खेला गया, कितना खेला गया, एक इनिंग, उस इनिंग के अंदर कुछ नहीं बल्कि 76 रन बनाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सॉल्व करने में, थोड़ा लंबा पड़ता है। यहां पर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना, क्या किया मैंने, यहां पर पुरानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पुरानी एवरेज, नई एवरेज, फिर जो चेंज आया उसको इससे मल्टीप्लाई, जो यहां पे चेंज आया उसको इससे मल्टीप्लाई, बस। तो जो वैल्यू आएगी ये बताएगी क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं बीच में, दैट इज इट। समझ गए। मुझे पता है पहला जब क्वेश्चन देखते हो ना थोड़ा डर लगता है, ये सर ने क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, विद इन सेकेंड्स आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46.4, आफ्टर 60th इनिंग हिज स्कोर इंक्रीज बाय 2.6, व्हाट हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग्स। एक तो तरीका हमें पता है, पुरानी एवरेज पता है, नई एवरेज पता है, ट्रेडिशनल मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लोगे, आई नो दैट फॉर श्योर। हमें मैं दूसरा तरीके से बताऊंगा आपको क्या करना होता है इस केस में। पहले तो आप पुरानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखो 50, उसके सामने उसकी एवरेज लिखो 46.4, फिर नई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, वो बोला है 60 इनिंग्स हो चुकी हैं, नई ऑब्जर्वेशन कितनी है 60, एवरेज स्कोर बढ़ गया 2.6, जो पहले 46.4 था अब वो इंक्रीज हो गया कितना 2.4, कितना होता है 46.4 प्लस 2.6
सर वो हो जाता है 49। तो एक्चुअल में ना अब चेंज लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो यहां से यहां बदलाव हुआ +10, यहां से यहां बदलाव हुआ +2.6। क्या करना होता है, बहुत इजी चीज है। क्या करते हैं हम, ये वाली चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करो जरा 10 × 49, और फिर ऐड क्या करते हैं, ऐड उसमें करते हैं हम सर ये वाली चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, +50 × 2.6 कितना आएगा, ये आएगा 10 × 49, वो आ जाएगा 490, 50 × 2.6 होता है 130, हो जाएगा 130। तो यानी कि ये आया 620। व्हाट इज 620? 620 ना उसने 50वीं इनिंग से लेकर 60वीं इनिंग, इन 10 इनिंग्स के अंदर उसने 620 रन बनाए। कितने? 620 रन। कहां से कहां तक? आफ्टर 50th एंड टिल 60th। 50 तक तो हो चुका था, 50 के बाद जो उसने 10 इनिंग्स खेली उसमें उसने 620 रन बनाए। तो एवरेज कितनी होगी? 620 रन है इन 10 इनिंग्स। 50 के बाद 60 तक कितनी इनिंग्स हुई? 10। तो 62/10 हुआ 62। एवरेज पूछा था तो 62 इज द एवरेज। अगर पूछता कितने रन बनाए तो 620। क्लियर है ये बात? ठीक है सर, एक दो क्वेश्चन और बता दो। देखो मुझे पता है ऐसे तो आप कर ही लोगे, ठीक है, ये वाले तरीके से तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि पहले एक एवरेज निकालो, दूसरी एवरेज निकालो, मतलब सम निकालो, फिर उससे आप कहने के सब्ट्रैक्ट करो, फिर आंसर तक पहुंचो, के बाद लंबा हो जाता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमें ये तरीका भी पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर कह रहा है एवरेज weight of 10 students of a classroom is 50 when teacher is also included, average weight increased by 2 kg, what is the weight of teacher? बहुत इजी है। पुरानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, कितना वेट है उनका एवरेज? उनका वेट है 50। अब टीचर को भी इंक्लूड कर लिया, 10 तो थे ही, एक और इंक्लूड हो गया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। एवरेज वेट बढ़ गया, पहले 50 था अब वो बढ़ गया 52 हो गया। क्या करना है? कुछ भी नहीं सर, अब तो हो गया क्वेश्चन। ये है यहां से यहां +1, यहां से यहां हो रहा है +2। क्या करेंगे अब सर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा 1 × 52, और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा +2 × 10। कर लो, 52 + 20 आपका ये बन जाएगा 72 kgs। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑल ओके, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर जैसे पूछा हुआ है, अब जब ना ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सक्लूडिंग वाले, तब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको दो ऑब्जर्वेशन लिखनी है, एक कम वाली एक ज्यादा वाली। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या कहा है, 10 स्टूडेंट्स और एक टीचर। ध्यान से समझना, 10 स्टूडेंट्स और टीचर मतलब यहाँ पे 11 लोग हैं। इन 11 का उसने एवरेज दे रखी है, 11 के सामने आप लिख दोगे 60, और उसने कहा जब टीचर को हटा दिया गया तब एवरेज वेट कितना हो गया? 2 किलो कम हो गया। तो यानी कि अगर 10 लोग होते तो एवरेज वेट कितना होता? 58। तो ये समझ आया कैसे लिखा? पहले उसने लिखा 10 स्टूडेंट्स एंड टीचर, मतलब 11 लोग हैं तो एवरेज वेट है 60। अगर टीचर नहीं है तो एवरेज वेट 2 कम है, यानी कि 10 लोग होंगे तो एवरेज वेट है 58। बस ये तो बन गया, इतना इक्वेशन लिख लिया। अब तो कुछ भी नहीं है, 10 से 11 में कितना चेंज है? +1। यहां से यहां कितना चेंज है? ये है +2। अब कुछ लोग इसमें -2 लिखने लग जाते हैं। देखो उसके लिए आपको वो वैल्यूज आपको ऊपर लिखनी पड़ेंगी, वो वाली। मैं एक्चुअली पता क्या चाहता हूं, मैं आपको चाहता ही नहीं हूं वो सब चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी में जाना। आपको बस 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, पहली ऑब्जर्वेशन पहली एवरेज, दूसरी ऑब्जर्वेशन दूसरी एवरेज। किसी को भी ऊपर लिखो किसी को नीचे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको साइंस अगर आप ऐसे रखना चाहते हो जैसे मैं करवा रहा हूं, तो आप ऐसा कोशिश करो कि जो कम वाली एवरेज है वो ऊपर आए, ज्यादा वाली एवरेज नीचे आए। दैट्स इट। उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जैसे इस केस में अगर आपको देखना हो, जैसे ये रहा आपका 1, तो 1 को क्या करेंगे सर 60 से मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा 1 × 60। और जो आपका ये 2 होगा, ये 2 को क्या करेंगे, ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा +2 × 10, और ये बन जाएगा आपका 80। 60 + 2 80। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 80। कई बच्चे कंफ्यूज पता क्या होते हैं कि ये 20 को माइनस करना है या प्लस करना है। आप ना एक बार लॉजिकली सोचो, ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि जब टीचर थे, जब टीचर साथ में इंक्लूड थे तो वेट था एवरेज 60। टीचर चले जाने के बाद वेट हो जाता है कम, एवरेज वेट कम हो गया। तो क्या आप इससे ये लॉजिक लगा रहे हो कि टीचर जब बाहर गए होंगे तो टीचर का वेट, अगर ओवरऑल वेट कम होता है
तो इसका मतलब टीचर का वेट ज्यादा रहा होगा। तो एक्चुअल में ना आप इसका आंसर ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते। समझो इस बात को, ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक टेक्निक है। क्या कहा मैंने बोला जब टीचर क्लास में मौजूद थे तो एवरेज वेट ज्यादा था, पर टीचर के चले जाने के बाद एवरेज वेट कम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टीचर का जो वेट था ना वो एवरेज से पक्का ही पक्का ज्यादा था। तो 60 से आंसर ज्यादा ही आएगा आपका जो भी आंसर होगा। तो इस वजह से आपका ए और डी तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसी कंफ्यूजन आए ना, फटाफट वो लॉजिक लगा लो कि टीचर के जाने से अगर वेट कम हो रहा है ना, एवरेज वेट, तो टीचर का वेट ज्यादा रहा होगा, मतलब बढ़िया बंदा बाहर गया होगा, भारी पर्सन बाहर गया होगा, तभी तो एवरेज वेट नीचे आया होगा। क्लियर है? तो ये भी चीज से हमें हेल्प हो जाती है ऑप्शन लिमिनेट करने के अंदर। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए किसी के अंदर कि ये माइनस क्यों कर दिया प्लस क्यों कर दिया, नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, या दो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, डोंट वरी। पहले ये देखो, हाँ, एक सेकंड। Average weight of 10 students of a classroom is 60. When teacher is included and one student is removed, the average weight decreases by 2 kg. यहां हुई ना गड़बड़, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें अपने कॉन्सेप्ट नहीं भूलने। 10 लोग थे, उनकी एवरेज कितना है? 60। अब वो क्या करे, टीचर को इंक्लूड कर लिया, मतलब 11 लोग हो गए, पर एक बच्चे को हटा भी तो दिया, तो वापस से 10 लोग। तो नई ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। उस केस में क्या होता है? वेट 58 हो जाता है। अब या तो ऐसे लिख लो, अगर आपको ये ऊपर लिखना है वो भी ठीक है, बट पॉइंट ये रखना कि अगर आपने 58 ऊपर लिखा है तो +2 करेंगे, मतलब यहां से यहां चेंज देखना होता है। यहां से यहां कितना चेंज आया, आप यहां पे अब -2 लिखोगे, क्योंकि चेंज ऊपर वाले से नीचे वाले में देखना है ना। तो यहां पे चेंज है -2, यहां से यहां कितना चेंज है? आप बोलोगे सर 0। अब 0 को क्या करेंगे? 0 से करेंगे इससे मल्टीप्लाई, और -2 को क्या करेंगे? -2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा चेंज? आप बोलोगे सर 0 × 58 प्लस -2 × 10, यानी कि चेंज आया -20। क्या हुआ? चेंज आया कितना? -20। ये चेंज कैसे आया? 20 चेंज कैसे आया? -20। ये चेंज -20 इसलिए आया क्योंकि टीचर इंक्लूड हो चुके हैं एंड आपके जो स्टूडेंट है वो एक्सक्लूड हो चुका है, तभी तो वो चीज कम आई ना। तो क्या करेंगे? ये -20 और कुछ नहीं, ये क्या है? टीचर के आने की वजह से एंड आपके उस पर्सन के जाने की वजह से ये -20 आया है। तो एक्चुअल में 40 जो था, जो चेंज माइनस मतलब वेट -20, ये आ जाएगा आपका आंसर 20 kgs। कुछ लोग बोलेंगे सर 20 इसमें ऐड नहीं करना चाहिए, नहीं, वैल्यू -20 है। और दूसरी चीज, आप जरा लॉजिक लगाओ, क्या बात हो रही है? टीचर के आने से और बच्चे के बाहर जाने से वेट क्या हो रहा है? एवरेज वेट कम हो रहा है। तो यानी कि जब टीचर आ रहा है अंदर, उसके टीचर के आने से वेट अगर कम हो गया, व्हाट डज इट शो? इट शोज कि टीचर का वेट ना पक्का 40 से कम रहा होगा, तभी तो एवरेज वेट नीचे आ जाएगा। तो वहां से भी अगर किसी को सोच रहा था सर 40 में 20 ऐड करेंगे, नहीं, लॉजिकली सोचो ना, टीचर जब आ रहा है अगर उससे वेट कम हो रहा है एवरेज वेट, तो इट मीन्स कि टीचर का वेट 40 से पक्का ही पक्का कम है। तो आपके ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते थे। क्लियर हुआ? एक आखिरी क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ अ क्लासरूम इज 55 kg। तो यानी कि 10 लोगों का वेट कितना है? एवरेज वेट है 55। जब टीचर को हटा दिया गया और एक बच्चे को इंक्लूड कर लिया गया, उस केस में वेट कितना हो जाता है? 53। टीचर हट गए और एक स्टूडेंट आ गया, तो मतलब 10 लोग थे, एक हटा एक आ गया, तो बाकी भी कितने हो गए? वो भी 10 ही हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। यहां से यहां कितना चेंज? यहां से यहां चेंज 0, यहां से यहां कितना चेंज? यहां से यहां चेंज है आपका -2। यही बात है। तो क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? आप बोलोगे सर 0 × 53, राइट, प्लस -2 × 10, ये वैल्यू बनेगी कितनी आपकी? -20। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से समझना, अब टीचर यहां पे एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है, टीचर क्या हुआ है? एक्सक्लूड हुआ है, तो उसका टीचर का माइनस करना पड़ेगा, मतलब 40 माइनस -20। माइनस क्यों लिया? क्योंकि टीचर एक्सक्लूड हुआ है, तो दरअसल में इसका वेट आ जाएगा 60। तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा। किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ये ऐसे सोच लो, टीचर को हटाया और एक बच्चे को लाए, उससे क्या हुआ? एवरेज वेट नीचे आ गया। टीचर को हटाने से एवरेज वेट नीचे आ रहा है,
मतलब टीचर का वेट क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो इसका आंसर पहली बात 40 से तो ज्यादा ही आना था, तो ए और बी तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन होना कि यार 40 आएगा मतलब 60 आएगा या 20 आएगा, ये 20 हटाने हैं, माइनस करने हैं, 20 ऐड करने हैं, वहां पर बस ऐसे सोच लिया करो कि टीचर के जाने से एवरेज वेट नीचे आ रहा है। एवरेज वेट नीचे तब आएगा जब एक भारी भरकम पर्सन बाहर जा रहा है, तो टीचर का वेट 40 से पक्का ही पक्का ज्यादा रहा होगा। बस इतना ध्यान में रख लोगे, आपके दो ऑप्शन अपने आप लिमिट हो गए, एंड बाकी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, दैट इज हाउ इट इज देयर। एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरे लंबे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपने पहले एक एवरेज निकाली, दूसरी एवरेज निकाली, दोनों के सम को माइनस किया, उससे आप निकाल सकते हो। पर कई बार इससे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, मैंने 6-7 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवा ही दिया आपके सामने, तो अगर इसमें आपकी कंफर्टेबल होना, तो शायद 15, 20, 25 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का एवरेज का टॉपिक। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कुछ एक प्रैक्टिस शीट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, इन सब के आंसर्स, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैं आपको इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही, राइट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का सेशन एंड ये जो टॉपिक था हमारा एवरेज का, बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।